नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समुदाय का चाहे विकास कहिए चाहे और कुछ कहिए, उसके ताबूत पे आखिरी कील ठोक दी है। और आखिरी कील कैसे ठोकी? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख किया था और जो याचिका लेकर वो गए थे, उस याचिका में यह कहा गया कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ जो जो जनहित याचिकाएं कोर्ट में लंबित है उन सबको निरस्त किया जाए। इससे भारत के सेकुलरिज्म का जो ढांचा है, धर्मनिरपेक्षता का, उसके ऊपर आघात पहुंचेगा। कांग्रेस पार्टी का कहने का मतलब यह था कि अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट हटा दिया जाता है और जो जनहित याचिकाएं, और जनहित याचिकाएं कौन लेके गया था आपको पता होगा, अश्विनी उपाध्याय। और अश्विनी उपाध्याय ने सीधे तौर से जो है वो स्टेटमेंट भी दिया था प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की, ये पूजा स्थल को लेकर है, प्रार्थना स्थल को लेकर नहीं है। दूसरा, कि किसी भी बिल्डिंग का उसका धार्मिक स्वरूप या उसका चरित्र कैसा है, ये बिना सर्वे के पता नहीं कर सकते। ये अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा, अपनी जो याचिका थी उसमें ये तर्क दिया था। अब कांग्रेस पार्टी क्यों गई है, उसके पीछे की अगर आप कहानी समझोगे तो कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर से, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, अब ये किसी भी तरीके से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को भी मैंने सुना, कुछ नेताओं के स्टेटमेंट भी सुने, लेकिन सीधे तौर से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपनी खोई हुई जमीन को ढूंढने का एक प्रयास था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से शायद मुस्लिम वोटर जो आम आदमी पार्टी के साथ चला गया, उसको वापस किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ लाया जा सके और मुस्लिम समुदाय को ये विश्वास दिलाया जा सके कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों की पार्टी है या मुस्लिम समुदाय के हितों को ध्यान में रखकर काम करती है। अब जब मैं ये कहता हूं कि ये आखिरी जो है वो ताबूत में आखिरी कील थी, तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अगर मेरे सुनने वाले अगर कोई मुस्लिम समुदाय से हैं तो आप खुद सोच के देखिए, 1947 से लेकर आज 2025 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब तक मुसलमानों का विकास कांग्रेस पार्टी ने कितना किया, और क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों के जीवन में कांग्रेस पार्टी ने अगर बदलाव किया तो वो किस हद तक किया, या फिर 2014 से लेकर 2024 तक जो भारतीय जनता पार्टी, या हम कहें कि सीधे तौर से नरेंद्र मोदी की जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स है, उसका क्या फायदा मुसलमानों को हुआ है या नहीं है। और बहुत सारी ऐसी जो है वो वेलफेयर स्कीम है जो सीधे तौर से मुस्लिम समुदाय के लोगों को, जिस तरीके से और समुदाय के लोगों को, या मैं कहूं कि हिंदू समुदाय के लोगों को फायदा पहुंच रहा है, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी फायदा पहुंच रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि मुसलमानों को ठगने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। और इसमें कितने मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, कितने मतदाता जो है वो इसमें फंसेंगे, ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन यह भी साफ तौर से जो है वो साफ साफ दिखता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना ही कुछ कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही खड़े रहेंगे। ये भी जो है वो सच्चाई है जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अनुच्छेद 15, 16, 19 ऐसे संविधान के अनुच्छेद का हवाला दिया, तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि 1991 के बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आए, जो बाबरी विध्वंस के बाद लेके आए, हम ये कह सकते हैं सीधे तौर से, तो क्या ये संविधान में लिखा हुआ था? तो संविधान में नहीं लिखा हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने संसद से पास किया था। तो बड़ा सवाल यह है कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ला सकती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, क्या पूर्ण बहुमत के साथ में वो इसको हटा नहीं सकती? क्योंकि संविधान में तो ये लिखा हुआ ही नहीं है और पूरा राइट है। दूसरा, जब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता, तो धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो भी तो संविधान में जोड़ा गया 1976 में।
जिस तरीके से आपातकाल के समय बड़ी चालाकी के साथ संविधान में संशोधन किया गया और 2 महीने में 2 बड़े संशोधन किए गए, और दोनों संशोधन जो किए गए वो कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए किए गए। और अभी जब मैं बात कर रहा हूं धर्मनिरपेक्षता की, तो सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द जो कांग्रेस पार्टी की देन है संविधान में, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने उसमें कभी यह नहीं लिखा कि भारत जो है वो सेकुलर कंट्री है। तो जब कांग्रेस पार्टी किसी शब्द को जोड़ सकती है, तो आने वाली सरकारों के पास क्या ये राइट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी शब्द को जोड़ सकती है और हटा सकती है? किसी दूसरी पार्टी की सरकार ऐसा नहीं कर सकती। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में भी जो है वो पूरे राइट है, वो भी तो संविधान के साथ संशोधन कर सकती है। तो ये जो है वो बेतुके से जो है वो कुतर्क हम कह सकते हैं। और जब कुतर्कों की हम बात करते हैं तो कुतर्कों की हद हो जाती है। कल भी मैं देख रहा था ये डिबेट के, तो उसमें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के समर्थक और प्रवक्ता जो जिस तरीके से कुतर्क दे रहे थे, आप सोच के देखिए, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें आप ये कहते हैं कि 1947 के बाद की जो स्थिति है, या 1947 में जिस किसी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, आप उसके विपरीत जाके जो है वो दावा नहीं कर सकते। तो ठीक है, हम मान लेते हैं 1947 को कांग्रेस पार्टी ने इसका आधार बना लिया। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने 1947 को आधार बना लिया, तो जिस वक्फ बोर्ड की स्थापना वो भी कांग्रेस पार्टी की ही देन है, तो आज वो 500 साल पुराने और 1500 साल पुराने मंदिरों के ऊपर, या 1500 साल पुराने किसी गांव के ऊपर, 2000 साल पुराने किसी गांव के ऊपर किसानों की खेती जो करते आ रहे हैं 100, 150, 200 साल से, उनकी जमीन के ऊपर जो है वो किस आधार पे दावा कर सकता है? फिर जो वक्फ बोर्ड है वो 1947 के बाद लागू क्यों नहीं होता? क्यों? मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति जहां पे भी अंगुली रख दे और वो कह दे कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो वो वक्फ की हो जाएगी। और अगर हिंदू धर्म समुदाय के लोग जो है वो किसी मंदिर को लेके या किसी प्रॉपर्टी को लेके अगर ये कहते हैं कि उसका जो है वो सर्वे होना चाहिए और उसका मूल जो चरित्र है उसका पता किया जाना चाहिए, तो फिर वो गलत कैसे हो सकता है? और इससे भी अगर हम बड़ी बात करते हैं, तो बाबर, अकबर, इनके बाप दादा जो है वो बाहर से जमीन लेके नहीं आए, उन्होंने यहां आकर जमीनों पर कब्जा किया। तो फिर ये जमीनें उनकी कैसे हो गई? और आज ये बाबर की औलादे, अकबर की औलादे जो है वो चिल्लाती है औरंगजेब की औलादे, और ये देखा जाए तो ये भी जो है वो सारे के सारे कन्वर्टेड है। वही अमर अकबर एंथनी वाली जो बात याद आ जाती है कि अगर आप देखोगे तो इनका बाप जो है वो किसन ही निकलेगा। तो सच्चाई तो है ये, लेकिन पॉलिटिकली इन लोगों को जो है वो किसी भी पार्टी के द्वारा हम जो है वो कह सकते हैं कि इनको गुमराह किया गया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम वोट को अपनी तरफ करने के लिए महाकुंभ को फ्लॉप बता रही है, तो फिर अगर महाकुंभ जो है वो इस वक्त जो प्रयागराज में चल रहा है योगी सरकार के समय अगर वो फ्लॉप है, तो क्या सैफई में जो बार बालाएं आके जो डांस करती थी स्टेज के ऊपर, नंगा नाच नाचती थी, तो वो हिट कैसे हो जाता? मतलब समाजवादी जो है वो अगर वहां पे जो है वो बार बालाओं को मंच पे नचाते हैं सैफई में, तो वो जो है वो सरकार की तरफ से हिट प्रोग्राम होता है और उसके लिए जो सरकार है वो अपनी तरफ से खर्चा देती है। जबकि ऐसे प्रोग्राम के लिए, और अगर दीपावली पे अयोध्या में राम मंदिर के दीपोत्सव के लिए अगर सरकार कुछ खर्चा करती है, तो फिर वो योगी सरकार गलत कर रही है, क्योंकि योगी सरकार जो है वो सेकुलर नहीं है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ काम कर रही है। ये एक इस तरीके का जो है वो नैरेटिव पूरे देश में तैयार कर दिया गया है। और हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हम इन चीजों को जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं करने देते। जिस तरीके से आपने देखा होगा मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के लिए एक हैशटैग चलाया था समर्थन के लिए, तो क्या हम इस तरीके की जो है वो जहमत उठाते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि हम इस तरीके का कुछ करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अभी जो वर्तमान समय में हिंदू जाग रहा है, चीजों को समझ भी रहा है। और रही बात हम भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो दिल्ली विधानसभा के चुनाव में है। अब ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, तो यहां से एक चीज तो साफ तौर से जो है वो तय हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त हाशिए पे है। और उनको पता है कि जब तक चाहे वो एंटी नेशनल जो है वो लोग हो, या चाहे जो है वो एंटी हिंदू लोग हो, एंटी बीजेपी हो, एंटी नरेंद्र मोदी हो, उन लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाए,
ये तो था उसके लिए एक, और इसको सीधे तौर से दिल्ली के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। और बाकी पार्टियां जो है वो अखिलेश यादव। और जब हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट जो है वो पड़ेगा विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस पे। अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि इसका भारतीय जनता पार्टी पर असर पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। और क्यों? अगर आप उसके पीछे की अगर आप वजह देखोगे, तो जहां पर मुस्लिम खड़ा होकर ये बोलता है कि हम मुसलमान हैं और ये हमारा हक है, हम इसके ऊपर दावा करते हैं, तो उसके रिएक्शन में जो है वो हिंदू खड़ा होता है। नहीं तो आप देखोगे कि हिंदू जो है वो धर्म के हिसाब से कुछ है ही नहीं। आपने देखा कि हिंदू जो है वो कोर्ट जा सकता है लेकिन वो अतिक्रमण नहीं कर सकता। और ऐसी स्थिति में जब उससे ये हक छीना जाता है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आया और लैंडस्लाइड हुई, तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण यह था कि जितने भी जो मुस्लिम मौलवी और मौलाना जो थे, उलेमा, उन्होंने फतवे जारी किए माविकास अघाड़ी के फेवर में, और उससे उसका रिएक्शन था कि हिंदू जो है वो संगठित हुआ और भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। तो भारतीय जनता पार्टी अगर हार्ड हिंदुत्व पे रहती है तो आपको पता है कि उसकी जीत जो है वो किस तरीके से होती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने लग जाती है। और मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात जो है वो साफ तौर से समझ में आ चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस दोहरे चरित्र की बात करती है, और ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी की देन है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वक्फ बोर्ड को आप खत्म कर दीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर जो है वो अपने आप लगाम लग जाएगी, अपने आप जो है वो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो ये दोनों ही जो है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। सेकुलर जो वर्ड और सोशलिस्ट जो वर्ड था वो भी कांग्रेस पार्टी ने ही जो है वो संविधान में संशोधन करके। तो आप एक चीज सोच के देखिए, जिस इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द जोड़ा, और जिस पीवी नरसिम्हा राव ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो लेके आए, तो नरेंद्र मोदी की जो थर्ड टर्म की जो सरकार है, जो 2 बार अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की जो है वो पूर्ण मेजोरिटी की पूरी जो मेजोरिटी मिली, बहुमत मिला, और इस बार जो है वो एनडीए को बहुमत मिला, तो क्या नरेंद्र मोदी को यह हक नहीं है कि वो किसी भी तरीके का संशोधन कर सके? और इस वक्त नरेंद्र मोदी जिस तरीके से, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि मामला जो है वो जेपीसी में भेज दिया जाता है, मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी ने 2020 में जो गलती की थी, कृषि सुधार के लिए जो 3 कानून लेके आए थे और उनको जो है वो बिना पब्लिकली डोमेन में लाए जो है वो लागू कर दिया गया था, और उसके बाद में देश ने एक बड़ा आंदोलन देखा था, और उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि 1 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन कानूनों को विड्रॉ करना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इस वक्त, नरेंद्र मोदी की सरकार, ऐसे किसी भी तरह के का चाहे कानून हो, एक्ट हो या संशोधन करना हो, पहले उसको जो है वो पब्लिकली रखती है ताकि एक जनमत संग्रह किया जा सके और लोगों को जो है वो इसके ऊपर, या हम कहें कि लोगों में जो है वो ये बहस का मुद्दा बन जाए। तो इसलिए इसको जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे छोड़ा गया। और उसके बाद में अब जिस तरीके से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, और फिर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की, तो साफ तौर से जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। बाकी जो है वो 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आएंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।